हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं एयर अराउंड अस चैप्टर। एयर हमारे आसपास तो है लेकिन हमें नजर नहीं आती। अब ये जो एयर है ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपको पता है कि बिना एयर के हम लोग सरवाइव भी नहीं कर सकते। लेकिन भैया बिना एयर के हम लोग सरवाइव क्यों नहीं कर सकते? जो हमारे ये आसपास तुम एयर देख रहे हो ना मोटू लाल, इस एयर के अंदर बहुत सारी डिफरेंट गैसेस होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं। लेकिन इन सारी गैसेस में से जो एक गैस बहुत ज़रूरी होती है, जिसकी हम ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों को ज़रूरत पड़ती है, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एयर के अंदर प्रेजेंट होती है और इस ऑक्सीजन की मदद से ही हम लोग ब्रीद कर पाते हैं। अब व्हाट इज ब्रीदिंग? ब्रीदिंग करते हैं ना हम लोग, है ना, ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं। तो हमारा जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो भी हम एयर की वजह से ही कर पाते हैं। जो एयर हम लोग आसपास देखते हैं, आखिरकार इसका कोई कलर है? बिल्कुल नहीं है कलर। क्या हम लोग एयर के आर पार देख सकते हैं चीजों को? बिल्कुल। एयर तो ट्रांसपेरेंट है, जबकि वो हर जगह इस रूम के अंदर हर जगह प्रेजेंट है। स्टिल मैं आपको देख पा रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हो। क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि एयर जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है। अच्छा, क्या एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है? आसपास तो हमारे है, ये चीज तो हमें पता है, एयर चारों तरफ एयर ही एयर फिल्ड है। लेकिन क्या एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है? इस छोटे से एक्सपेरिमेंट को आप घर पर भी कर सकते हो। आपको पता है क्या करना है? बहुत ही सिंपल सी चीज करनी है। अरे भैया मुझे भी ध्यान आया, आपने बताया तो था ये एक्सपेरिमेंट भी पिछली क्लास में। हमें क्या करना है? सिंपली एक बैलून लेना है और उस बैलून के अंदर हवा भरनी है। वो बैलून बड़ा होता जाएगा। तो उस बैलून के अंदर आखिरकार हमने क्या भरा? हमने भरी एयर। मोटू लाल बिल्कुल सही कहा तुमने। जब हम बैलून के अंदर हवा भरते हैं करके तो उसके अंदर एयर ही फिल होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल जाता है कि जो एयर है वो भी स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ पर तो हमें पता है कि अच्छी खासी एयर है जिस जगह पे हम लोग रहते हैं। लेकिन अर्थ के आप थोड़ा सा और ऊपर जाओगे, अगर स्पेस में चले जाओगे तो वहां पर कोई एयर वगैरह नहीं है। स्पेस में आप चले गए और आपने कोई स्पेस सूट नहीं पहना तो आपकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि वहां पर एयर नहीं होती। लेकिन अर्थ में कहां तक एयर होती है? और एयर की लेयर जो होती है अर्थ के चारों तरफ, इसे बोलते क्या है? तो साइंस की लैंग्वेज में अर्थ के ये जो चारों तरफ आपको ब्लू ब्लू कलर की लेयर दिख रही है, इसे बोलते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं इसको? एटमॉस्फेयर। थिन लेयर ऑफ एयर जो कि अर्थ के सरफेस के अराउंड होती है, इट इज नोन एज एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर है इट इज डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट लेयर्स, मतलब 5 लेयर्स के अंदर एटमॉस्फेयर डिवाइडेड है। अच्छा, 5 लेयर्स के अंदर डिवाइडेड है, इसका मतलब क्या है भैया? ये नहीं समझ में आया हमें। बहुत ही सिंपल सा मतलब है इसका। देखो, आप जब स्कूल के अंदर जाते हो तो स्कूल के अंदर क्या सारे बच्चे एक ही क्लास में बैठते हो? नहीं, तो सब अलग अलग क्लास में बैठते हो ना। कोई क्लास 6 का बच्चा 6th में, 7th का बच्चा 7th में, 8th का बच्चा 8th में, है ना। तो ऐसे ही एयर के साथ भी होता है। जो हमारी एयर एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है उसको भी हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर। इट इज 0 to 10 किलोमीटर के बीच में ट्रोपोस्फेयर रहता है। फिर 10 to 30 किलोमीटर के बीच में स्ट्रेटोस्फेयर। फिर क्या देखने को मिलता है? फिर हमें देखने को मिलता है मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर। और नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिलता है? एक्सोस्फेयर। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कुछ भी नहीं, क्योंकि 5 ही तो लेयर्स होती हैं एयर की। अभी एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या समझा। सबसे पहले हमने समझा कि जो एयर है वो चारों तरफ प्रेजेंट है हमारे, और ये जो एयर है इसके अंदर होती हैं बहुत सारी गैसेस। अच्छा, जो एयर है वो कलरलेस होती है, कोई भी कलर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होती है, और एयर स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। अभी करा था ना बैलून वाली बात जो मैंने आपको बताई थी, मोटू लाल ने भी एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। तो एयर जो है हमारे चारों तरफ एग्जिस्ट करती है। अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? ये जो एयर है अर्थ के चारों तरफ सराउंडेड है, जैसे हमें ब्लू ब्लू कलर का देखने को मिल रहा है।
इसी चीज को थिन लेयर ऑफ एयर जो कि अर्थ के चारों तरफ प्रेजेंट है, इसे ही हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर को हमने 5 डिस्टिंक्ट लेयर्स के अंदर डिवाइड करा हुआ है, 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा हुआ है। उन 5 पार्ट के बारे में भी हमने पढ़ लिया। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। अब हम पढ़ते हैं कि आखिरकार एयर के अंदर क्या क्या चीजें मिली हुई होती हैं। अरे भैया, इसके बारे में आप क्या पढ़ाओगे? अभी तो पढ़ा है हमने कि एयर के अंदर तो डिफरेंट टाइप की गैसेस मिली हुई होती हैं। बिल्कुल सही कहा मोटू लाल तुमने। जो एयर है ना हमारे आसपास, इसके अंदर बहुत सारी गैसेस तो होती हैं, साथ में कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे कि वाटर वेपर। अब वाटर वेपर यानी कि पानी भी हवा के अंदर प्रेजेंट होता है। बिल्कुल, लेकिन ये पानी हवा के अंदर कैसे आया? अरे बहुत ही सिंपल सी चीज है। देखो, जब भी हम लोग पानी को हीट करते हैं, वाटर को हीट करते हैं, तो वो क्या बनने लग जाती है? आप हीट करते रहो, गर्म करते रहो, पानी को गर्म करते रहोगे तो वो भाप के अंदर बनने लग जाएगा, वेपर्स के अंदर बनने लग जाएगा। देखो यहाँ पर वेपर्स बन गए इस वाटर। अब ये जो वेपर्स है ना, ये कहाँ पर जा रहे हैं? आसपास हवा के अंदर, यानी कि एयर के अंदर। तो ये जो हमारा वाटर था, ये भी किसके अंदर प्रेजेंट हो गया? एयर के अंदर प्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो इस चीज से जो वाटर वेपर है वो भी एयर के अंदर आ जाए। अच्छा, अभी हमने क्या देखा कि जब हमने पानी को हीट करा तो वो पानी हीट होने के बाद क्या बन गए थे? उसके वेपर्स बन गए थे, और ये वेपर्स एयर के अंदर प्रेजेंट हो गए। लेकिन ये जो वाटर वेपर्स है, अगर हम इन्हें ठंडा कर दें तो क्या ये दोबारा पानी के अंदर बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते? अरे भैया, मुझे तो लगता है कि नहीं बदल सकते। अच्छा मोटू लाल, मैं तुम्हें एक पिक्चर दिखाता हूँ और फिर तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना है, और तुम्हें आंसर भी मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। देखो, मैंने क्या करा, मैं अपने घर से जब आ रहा था ना आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो मैंने एक बॉटल निकाली फ्रिज से और उसे बाहर रख दिया टेबल पे। मैंने कहा फ्रिज से ये जो पानी की बोतल है इसे मैं लेके जाऊंगा और आराम से आप लोगों को पढ़ाते समय इस पानी की बोतल से पानी पीऊंगा। तो जब मैंने इस पानी की बोतल को फ्रिज से बाहर निकाल के रखा, तो मैं कुछ देर में देखता हूं कि इसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे वाटर के ड्रॉपलेट्स आ गए। क्या आ गए? ऐसे छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स, ऐसी छोटी छोटी पानी की बूंदें आ गई। मैं सोचने लगा, मैंने कहा यार, मैंने तो पानी की बोतल खोली भी नहीं। जब मैंने पानी की बोतल खोली ही नहीं, तो ये जो पानी की बोतल के बाहर छोटी छोटी पानी की बूंदें आई हैं, ये कैसे आ गई? मैंने सोच रहा था, फिर मुझे ध्यान आया कि जो हमारी एयर होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। छोटे छोटे पानी की ड्रॉपलेट्स एयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, ये छोटी छोटी पानी की ड्रॉपलेट्स एयर में कैसे आई थी? अभी हमने पढ़ा था ना कि जब हम पानी को हीट करते हैं, तो हीट करने की वजह से जो पानी है वो किसके अंदर बदल जाता है? वाटर वेपर्स के अंदर। तो अब यही पानी जो हीट हुआ था और वाटर वेपर के अंदर बदल गया था, अगर ये पानी किसी ठंडी चीज के कांटेक्ट में आता है, जैसे मैंने पानी की बोतल फ्रिज से निकाली थी ठंडी वाली, जैसे ही ये कांटेक्ट में आया इस ठंडी पानी की बोतल के वाटर वेपर्स, तो ये किसके अंदर बदल गए? दोबारा पानी के अंदर बदल। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर हम वाटर वेपर्स को, यानी कि ये जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं एयर के अंदर, अगर हम इन्हें ठंडा कर दे तो ये दोबारा पानी के अंदर बदल जाएंगे। समझ में आ गया तुम्हें इस सवाल का जवाब मोटू लाल? देखा, तो हमारा आंसर ये होगा कि अगर हम लोग वाटर वेपर्स को कूल कर दें तो दे विल ऑल्सो कन्वर्ट इनटू वाटर, और इसको हमने समझ भी लिया अभी। ठीक है, अच्छा, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर के अंदर कितने होंगे ये डिपेंड करता है बाय लोकेशन एंड टाइम। आप किस जगह पर, मान लो आप ऐसी जगह पर हो जहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो वहां पर जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है वो ज्यादा होंगे।
अगर आप ऐसी जगह पर हो जैसे डेजर्ट जैसी रेगिस्तान वाली जगह पर हो जहां पर बारिश होती ही नहीं है, वहां पर आप चले गए तो वहां पर आप वाटर वेपर देखोगे तो एयर के अंदर बहुत ही कम वाटर वेपर है, ठीक है। तो यहां पर हमें एक एग्जाम्पल भी दिया है कि लगभग अगर आप ऐसी जगह पर हो जहां का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पर 4% वाटर वेपर होंगे एयर के अंदर। मतलब जो टोटल एयर का अमाउंट होगा उसमें लगभग 4% के लगभग वाटर वेपर्स होंगे। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। अच्छा, एयर के अंदर क्या क्या पढ़ा था हमने कि एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस भी होती हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हमने वाटर वेपर के बारे में पढ़ा। अब एयर के अंदर जो गैसेस होती है ना, उन सब में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट गैस है वो है ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है ना, इसी की मदद से हम ह्यूमंस और एनिमल्स अपना ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है यानी कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसे कंप्लीट कर पाते हैं। जो भी हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं इसी प्रोसेस को ब्रीदिंग कहते हैं और रेस्पिरेटरी प्रोसेस बोलते हैं। ये प्रोसेस हम ऑक्सीजन की वजह से ही पूरा कर पाते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन की एक और जगह भी जरूरत पड़ती है। अगर हमें कहीं पर भी फायर बर्न करनी है तो वहां पर भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अच्छा, क्या सच में आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है? देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट से। तो यहां पर हमने 2 कैंडल ले ली, दोनों कैंडल को हमने जला दिया। अब यहां पर ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल के आसपास बहुत सारी एयर प्रेजेंट है और एयर के अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो ये मजे से बर्न हो रही है। लेकिन ये वाली जो कैंडल है, इसके ऊपर मैंने एक ग्लास जार रख दिया। जैसे ही मैंने ग्लास जार रखा, कुछ ही देर के अंदर ये जो कैंडल है ये बुझ गई, ये जल नहीं पाई। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके पास एयर नहीं पहुंच रही थी कैंडल के पास, और फायर को बर्न होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। तो ये बर्न नहीं हो पा रही थी। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी कि एयर को, अगर एयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो फिर हम लोग चीजों को जला नहीं पाएंगे। हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे? फायर वाली चीजें नहीं कर पाएंगे। घर पर आप गैस भी नहीं जला पाओगे, ऐसे कैंडल बर्न भी नहीं कर पाओगे अगर एयर प्रेजेंट नहीं होगी। और एयर के अंदर क्या चीज होती है जो हेल्प करती है बर्निंग में? वो है ऑक्सीजन, ठीक है। तो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो बहुत ज़रूरी है, उसी की वजह से फायर वर्क कर पाते हैं। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन जो है वो है ड्राई एयर, और ड्राई एयर जो होती है उसके अंदर नाइट्रोजन लगभग 78% होती है। अच्छा, नाइट्रोजन ड्राई एयर नहीं होती, ड्राई एयर के अंदर 78% लगभग नाइट्रोजन होती है। ये भी एक टाइप की गैस होती है, ठीक है। अब ये भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है इन द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ प्लांट्स। वो कैसे करती है आप 7th क्लास में समझने वाले हो। इसका मैंने वीडियो भी डाला हुआ है, काफी इंटरेस्टिंग तरीके से आप समझो। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना, वो बहुत ही कम क्वांटिटी में एयर के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन ये भी एक एयर का पार्ट होती है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना, ये कहां से आती है एयर के अंदर? जब भी हम ह्यूमन बींग्स ब्रीद इन करते हैं यानी कि सांस लेते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, और जब भी हम लोग ब्रीद आउट करते हैं यानी कि तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद आउट करते हैं। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने ब्रीद आउट करी है, यही कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स, और प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के बाद बोलते हैं अरे वाह मजा आ गया, अब हम देते हैं ऑक्सीजन। तो प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं, फिर हम ऑक्सीजन ले लेते हैं और इस ऑक्सीजन को छोड़ के फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के पास पहुंचा देते हैं। फिर प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, फिर प्लांट्स बोलते हैं अरे वाह मजा आ गया कार्बन डाइऑक्साइड लेके, अब हम ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो इस तरीके से जो हम ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स हैं, हमें ऑक्सीजन मिलती रहती है और प्लांट्स को भी कार्बन डाइऑक्साइड मिलती रहती है। एक दूसरे की हम लोग जरूरत पूरी कर सकते हैं। अच्छा, फायर जो है ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती है वाइल बर्निंग, लेकिन जब भी कोई चीज जल रही होती है तो उसके अंदर से गैसेस जो होती हैं, कुछ गैसेस भी रिलीज होती है। जैसे आपने कभी आग जलाई होगी तो उससे कुछ ऐसे धुआं टाइप निकल रहा होगा। अब ये जो स्मोक होता है ना, इसके अंदर कुछ गैसेस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें आग जलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। जब आग जल रही होती है किसी चीज के अंदर तो उसके अंदर कुछ गैसेस प्रेजेंट होती हैं और उन गैसेस को बोलते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, और भी कुछ अदर गैसेस प्रेजेंट होती हैं। अब बात करते हैं डस्ट और स्मोक की। क्या आप सबको पता है कि जो डस्ट और स्मोक एयर के अंदर प्रेजेंट होती है ये हमारे लिए बहुत खतरनाक होती है?
अरे बेटे मोटू लाल, ये जो एयर के अंदर इतना सारा पॉल्यूशन हो गया है, डस्ट और स्मोक आ गई है, इसकी वजह से मुझे सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है। अरे हाँ भैया, ऐसा तो मेरे दादाजी घर पर कहते रहते हैं कि उन्हें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में, क्योंकि एयर के अंदर डस्ट और स्मोक की क्वांटिटी बढ़ गई है। मोटू लाल, तुम्हारे दादाजी बिल्कुल सही बोलते हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि एयर के अंदर ये डस्ट वगैरह आती कहाँ से है और ये स्मोक होती क्या चीज़ है? देखो, जो स्मोक है ना, वो कैसे प्रोड्यूस होती है? जब भी हम किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने किसी भी चीज़ को जलाया तो यहाँ से ऐसे धुआं निकलेगा। अब ये जो धुआं होता है ना, इसे ही हम लोग स्मोक बोलते हैं। इस स्मोक के अंदर बहुत सारी टॉक्सिक चीज़ें यानी कि जहरीली चीज़ें होती हैं और साथ में बहुत सारी गैसेस भी होती हैं। अब ये जो टॉक्सिक चीज़ें होती है ना, जहरीली चीज़ें होती है स्मोक के अंदर, इन्हीं के वजह से जो हमारी एयर है उसके अंदर डस्ट आने लगती है। एयर के अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं वो किसकी वजह से देखने को मिलते हैं? स्मोक की वजह से। और भी हमें गैसेस देखने को मिलती है एयर के अंदर जो नहीं होनी चाहिए, किसकी वजह से? स्मोक की वजह से। लेकिन ये स्मोक आती कहाँ से है? देखो, जब भी हम किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं उससे तो बनती है स्मोक, लेकिन जो ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं मेनली, तो ये बहुत सारी स्मोक रिलीज करती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो फैक्ट्री वाले लोग हैं, इसी वजह से अपनी जो चिमनीज है, यहाँ पर आप देख रहे हो ना, नीचे जहाँ पर भी ये बर्न कर रहे होंगे किसी भी चीज़ को, अब वहाँ पर वो चीज़ जल रही होगी तो उससे स्मोक प्रोड्यूस हो रही होगी, लेकिन इस स्मोक को कितना ऊपर हवा में छोड़। अब ये जो फैक्ट्री वाले लोग हैं, इंडस्ट्री वाले लोग हैं, इन्होंने अपने आप को तो बचा लिया, लेकिन जो भी स्मोक थी उसे ऊपर हवा में छोड़ दिया। अब ये जो एयर के अंदर इतनी सारी स्मोक मिलेगी, इसी की वजह से हम सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। इसी वजह से जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे दादाजी दादी जी हैं, वो हमें बोलते हैं कि हमें हमेशा ब्रीद करना चाहिए थ्रू नोज। लेकिन नोज से ब्रीद करने में क्या फ़ायदा है? जो हमारी नोज होती है ना, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। नोज के अंदर क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे हेयर्स, बाल होते हैं छोटे छोटे। अब ये जो हमारे हेयर्स होते हैं नोज के अंदर, इनका क्या काम होता है? जब भी हम ब्रीद करते हैं, जैसे मैंने ब्रीद करा नोज से, जो भी छोटे छोटे एयर्स है वो क्या करते हैं? जो भी एयर के अंदर आस पास गंदी चीजें होती है यानी कि डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो ये हेयर्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं या फिर उन्हें फिल्टर कर देते हैं, एयर को साफ करने का काम करते हैं, जो भी हमारी नोज के अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। इसी वजह से हमें सजेस्ट करा जाता है कि हमें माउथ से ब्रीथ नहीं करना चाहिए, हमेशा नोज से ब्रीथ करना चाहिए, क्योंकि नोज के अंदर जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं वो एयर को साफ करने का, क्लीन करने का काम करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि जो भी हमारे एल्डर लोग हैं वो हमें बोलते हैं कि वी शुड ऑलवेज ब्रीथ विद नोज, इसी वजह से। बिकॉज अगर आपसे कोई पूछे कि नोज से क्यों ब्रीथ करना चाहिए, बिकॉज हमारी नोज के अंदर टाइनी हेयर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? एयर को क्लीन करने का काम करते हैं जब भी हम ब्रीथ करते हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की वाटर और सॉइल के अंदर। अरे भैया, मेरे दिमाग में भी सवाल आया। अभी आपने बोला कि जितने भी ह्यूमंस हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है जिंदा रहने के लिए, लेकिन जो फिश होती है वो तो पानी में रहती है, उसके आसपास तो एयर होती ही नहीं है, तो वो कैसे ब्रीथ करती है? वो कैसे जिंदा रहती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मोटू लाल तुम्हारा। यही क्वेश्चन मेरे से बार बार बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर आप तो बोलते हो कि जो एयर आस पास हमारे प्रेजेंट है, इसी की वजह से हम लोग जिंदा हैं, क्योंकि इस एयर के अंदर ऑक्सीजन है और उसे ही हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट करके जिंदा रहते हैं। लेकिन जो एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं या फिर अर्थ के अंदर रहते हैं, ज़मीन के अंदर रहते हैं, उनके पास तो ये एयर पहुंच ही नहीं पाती, तो वो लोग कैसे जिंदा रहते हैं? समझते हैं। देखो, जो एयर आस पास हमारे प्रेजेंट है उसको हम लोग डायरेक्टली ब्रीद कर लेते हैं और उसके अंदर ऑक्सीजन होती है जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। लेकिन ये एनिमल्स जिनके पास आसपास एयर नहीं है, इनको कैसे मिलती है? तो जो भी वाटर के अंदर एनिमल्स रहते हैं उनको कैसे मिलती है और सॉइल वालों को कैसे मिलती है? जो सॉइल और वाटर दोनों ही चीज़ें हैं, इनके अंदर एयर डिसॉल्व होती है यानी कि मिली हुई होती है। और जो इनके पास कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, उन ऑर्गन्स की मदद से ये एनिमल्स उस
घुली हुई एयर को यानी कि डिसॉल्व्ड एयर को सॉइल और वाटर के अंदर इस्तेमाल कर पाते हैं। जैसे अगर हम फिश की बात करें तो फिश के पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, जिसकी मदद से जो भी पानी के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, एयर प्रेजेंट होती है, उसे ये इस्तेमाल कर लेती है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो। ठीक है, ये देखो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया भी हुआ है कि इस तरीके से जो हमारा वाटर है वो होता है, वाटर का आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे कि केमिकल फॉर्मूला ये होता है और इसके अंदर भी एयर प्रेजेंट रहती है। ठीक है, अच्छा अगर आपको ये चीज़ें टेस्ट करनी है घर पर कि ये बात सही है या फिर गलत है कि वाटर के अंदर वाकई में एयर प्रेजेंट होती है या नहीं होती, ये कैसे टेस्ट करें हम घर पर? बहुत ही सिंपल है, आप पानी को गर्म करें। जब आप पानी को गर्म करोगे तो कुछ ऐसे बबल्स देखने को मिलेंगे, ये देखो दिख रहे हैं ना बबल्स, यहाँ पर जब हमने पानी को गर्म करा है तो ऐसे ही बबल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो बबल्स होते हैं ना, आपको बबल्स देखने को मिल रहे हैं, इन्हीं की मदद से हमें पता चल जाता है कि वाटर के अंदर भी एयर प्रेजेंट यहाँ पर। अब बात करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स की, वो एनिमल्स जो कि पानी के अंदर रहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ये वो एनिमल्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं और इनको एयर अगर लेनी होती है, ऑक्सीजन लेनी होती है एयर से, तो ये कैसे लेते हैं? सबसे पहले जो एयर है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है। ठीक है, और ये जो एयर ऑक्सीजन वगैरह डिसॉल्व है और एयर के अंदर बहुत सारी गैसेज है, तो ये जो एयर के अंदर बहुत सारी गैसेज है ऑक्सीजन वगैरह, ये पानी के अंदर मिली हुई है। अब इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करने के लिए फिश को क्या यूज करना पड़ता है? स्पेशल ऑर्गन, स्पेशल पावर, अपनी स्पेशल शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। किन का इस्तेमाल करना पड़ता है? स्पेशल शक्तियों का। और वो स्पेशल शक्तियां क्या है कि इसके पास होते हैं गिल्स। क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है आपको कि फिश के पास क्या स्पेशल शक्ति होती है, कमेंट करो फटाफट। तो वो होते हैं गिल्स, जिनकी वजह से जो भी वाटर के अंदर ऑक्सीजन वगैरह प्रेजेंट होती है, एयर वगैरह प्रेजेंट होती है, ये उसे इस्तेमाल कर पाते हैं। बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। अच्छा, एटमॉस्फेयर की अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सीजन कैसे हम सबको मिल पाती है? अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने ये टॉपिक पढ़ा है। देखो, जब भी हम लोग ब्रीद इन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन ले ली। जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो हम लोग क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके पास जाती है? प्लांट्स के पास। प्लांट्स क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। हमें ऑक्सीजन मिल गई, फिर हमने ऑक्सीजन ले ली, क्या निकाला? कार्बन डाइऑक्साइड। किसके पास चली गई? प्लांट्स के पास। तो इस तरीके से जो बैलेंस है ऑक्सीजन का वो बना रहता है एटमॉस्फेयर के अंदर, कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। तो जो ह्यूमंस हैं और एनिमल्स हैं, हम लोग नहीं रह सकते प्लांट्स के बिना, और प्लांट्स भी हमारे बिना नहीं रह सकते। अच्छा, प्लांट्स जो है किस प्रोसीजर के थ्रू ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं? द प्रोसेस थ्रू विच प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन की मदद से ही जो बैलेंस है हमारे इन्वायरमेंट का, इस प्रोसेस की मदद से ही जो बैलेंस है हमारे इन्वायरमेंट का वो बना रहता है। मतलब प्लांट्स तक भी ऑक्सीजन पहुंच पाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच पाती है, और ह्यूमन बींग्स तक ऑक्सीजन पहुंच पाती है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एयर, मतलब एयर कहाँ कहाँ पर ज़रूरी है। तो एयर के बहुत सारे यूजेस हैं। देखो, सबसे पहले अगर एयर बहुत फास्टली फ्लो कर रही है तो उसे हम लोग बोलते हैं विंड। जब भी हवा बहुत तेज चल रही है, जैसे हम लोग बहुत तेज भागते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग? चलना थोड़ा ना बोलेंगे, उसे बोलेंगे रनिंग, भाग रहे हैं हम, तो भाग रहे हैं। तो ऐसे ही जब एयर बहुत तेज चल रही होती है तो उसे बोलते हैं हम लोग विंड। विंड काफी जरूरी है क्योंकि विंड की मदद से ही तो ऐसे जो भी हमारे विंड मिल्स होते हैं ये चल पाते हैं, और विंड मिल्स की मदद से ही वाटर वगैरह वेल से पंप हो पाता है, और साथ ही में फ्लोर मिल्स भी वर्क कर पाते हैं। इनके बारे में आप थोड़ा बड़ी क्लास में समझोगे, बट आप ये चीज समझ गए होगे कि जो विंड मिल होता है ना, ये जब गोल गोल घूमता है तो इसकी मदद से ही हमें बहुत सारी जरूरत की चीजें मिल पाती हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग पंप कर पाते हैं वाटर को, और कुछ लोग तो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं विंड मिल्स की मदद से। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। विंड मिल कुछ इस तरीके का दिखता है। अब ये जो विंड मिल का पंखा है ना, गोल गोल घूमता कैसे है? एयर की मदद से। एयर नहीं, विंड की मदद से, क्योंकि जोर की हवा आएगी उतना ही तो तेज ये घूमेगा। मान लो बहुत ही ज्यादा तेज हवा आ गई तो फिर ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर,
जो इंसेक्ट हैं और जो बर्ड हैं वो भी आसमान के अंदर क्यों फ्लाई कर पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ एयर। अगर सोचो हवा ही नहीं होगी तो ये फ्लाई कैसे कर पाए? ये देखो चिड़िया किसको खा रही है? हवा के अंदर उड़ के किसी कीड़े को खा रही है। जो बोट्स हैं, यॉट्स हैं, प्लेन्स हैं, पैराशूट्स हैं, ये सब चीजें भी किस वजह से वर्क कर पा रही हैं? ड्यू टू एयर। एयर बहुत इंपॉर्टेंट है इन वाटर साइकिल एज वेल। सर वाटर साइकिल क्या होती है? वाटर के पास भी कोई साइकिल होती है क्या? नहीं, ये मैंने आपको समझाया हुआ है अगर आपने वाटर चैप्टर पढ़ा होगा तो। लेकिन आप लोग बड़ी क्लास में भी इसको समझोगे दोबारा, और मैंने इसको समझाया भी हुआ है आपको वाटर चैप्टर, ठीक है। तो वाटर साइकिल भी बहुत अच्छे से वर्क कर पाती है ड्यू टू एयर। एयर की मदद से ही जो पोलन और सीड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। ये वाला थोड़ा सा नया कंसेप्ट लगा हमें। जैसे एक फूल है, फ्लावर है, वो ग्रो हो रहा है, उस फ्लावर के पास बहुत सारे सीड्स हैं, जोर की हवाई उन सीड्स को उड़ा के दूसरी जगह ले गई। अब उस फ्लावर के सीड एक जगह से दूसरी जगह चले गए, वहां पर जाकर फिर दोबारा वहां पर बहुत सारे फ्लावर्स उग जाएंगे। तो एयर की मदद से जो सीड्स है, पोलेंस है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा पाते। वॉट आर गिल्स? गिल्स क्या होते हैं? कमेंट सेक्शन के अंदर आपको कमेंट करना है। ये है आपके होमवर्क का क्वेश्चन। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, ये देखो इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, बुक के अंदर इतने इंटरेस्टिंग तरीके से इतने अच्छे अच्छे डायग्राम्स नहीं दिए हुए और वन लाइन की डेफिनेशंस नहीं है। देखो ये जितनी भी डेफिनेशंस हैं बहुत ही शॉर्ट हैं, बुक के अंदर बहुत लंबी लंबी डेफिनेशंस हैं। इन सारी डेफिनेशंस को आप फटाफट रिवाइज कर सकते हो नोट्स की मदद से। सैम्पल पेपर अगर आपको चाहिए, व्हाट आर सैम्पल पेपर्स? अब आपको पता है, आप 6th क्लास में आ गए हो, थोड़ा बड़ी क्लास में आ गए हो, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस हैं वो बुक के पीछे से नहीं आने वाले, चैप्टर के बीच से आने वाले। तो जो भी क्वेश्चन आपको चैप्टर के बीच से पूछे जाएंगे, मतलब कि वो क्वेश्चंस कौन से होंगे सर? वो सारे क्वेश्चंस आपको सैम्पल पेपर के अंदर मिलेंगे, साथ ही में आपको शाउट आउट भी मिलेगा। लेकिन सर ये तीनों चीजें मिलेंगी कैसे? बहुत ही सिंपल है, आपको सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके मेंबर बनना है। जल्दी से जल्दी आप मेंबर बन जाइए तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, और ये सारी चीजें बहुत काम आने वाली हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अच्छे मार्क्स जिस भी बच्चे को लाने हैं, बहुत हेल्प करने वाली हैं ये सारी चीजें आपके लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फटाफट वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और फटाफट मेंबर भी बन जाओ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टिल देन मनु से ज्ञान लेते रहो।